तो अगर दिशा भी है और परिमाण भी है, वेग सदिश राशि है, दिशा और परिमाण दोनों है, तो दोनों अगर नहीं बदलेगा तो समरूप कहलाएगा। दोनों में से कोई एक बदल जाएगा, समरूप नहीं होगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। वेग का सिर्फ मान, मान मतलब परिमाण समान होगा, वेग का सिर्फ दिशा समान होगा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहेगा। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहेगा। देख लो, किसी पिंड का वेग समरूप कब होगा, वेग सदिश राशि है, दिशा और परिमाण दोनों नियत रहेगा तब होगा। बताओ, वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में नियत होता है, वृत्तीय गति में नियत होता है। एक ऑप्शन है चाल और दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है एक एंड दो बोथ। जल्दी बता क्या होगा। वेग सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, तो दोनों नियत रहेगा तो नियत हो जाएगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। वृत्तीय, वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में नियत कौन रहता है, चाल की गतिज ऊर्जा की, दोनों। जल्दी बता। इग्नू वालों, इग्नू वालों, इग्नू वालों, इग्नू वालों फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बता, वृत्तीय गति में क्या कांस्टेंट रहता है, चाल की गतिज ऊर्जा। भैया दोनों नियत रहता है, चाल भी नियत रहता है और गतिज ऊर्जा भी नियत रहता है। बता 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 बता, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों नियत रहता है। कहते हैं 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यहां ओम होगा। इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जा रहा है। देखो, अगर ताना जाएगा ना, ताना जाएगा ना तो एक्स स्क्वायर गुना, और अगर जोड़ा जाएगा ना, जोड़ा जाएगा ना तो एक्स गुना। याद रखना, प्रतिरोध कौन, एक्स गुना, ये क्या, प्रतिरोध, एक्स गुना प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब ध्यान से देखो, 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इसे 40 सेंटीमीटर तक लंबाई तक एक समान रूप से ताना गया। ताना गया तो एक्स स्क्वायर गुना, यानी अगर पहले 5 है और 20 से कर दिए 40, तो यानी दुगुना कर दिए, दुगुना कर दिए तो एक्स स्क्वायर गुना, यानी दुदुनी 4 गुना, दुदुनी 4 गुना मतलब 5 चौका, 5 ओम पहले से था, 5 चौका 20 गुना आंसर हो जाएगा, 20 गुना आंसर हो जाएगा। तान रहा है ना, तो अगर लंबाई को दुगुना करेंगे, लंबाई को दुगुना करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, दो दूनी 4, और जोड़ के करोगे तो एक्स गुना होगा। बता आंसर। अब देखो, बढ़िया से समझना क्या कहता है। कहते हैं अगर तान देंगे, तान देंगे तो एक्स स्क्वायर गुना, और अगर जोड़ देंगे तो एक्स गुना। कह तान दिया तो 20 दुगुना किया तो दुगुना करेंगे तो ये 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। 20 दूनी 40 इज द, 5 चौका 20 इज द राइट आंसर, 5 चौका 20 इज द राइट आंसर। अगला, फास्फोरस क्लोरीन से प्रतिक्रिया करता है। ओहो, देखो फास्फोरस क्लोरीन से प्रतिक्रिया करता है। अगर क्लोरीन, फास्फोरस, फास्फोरस क्लोरीन से प्रतिक्रिया करता है, अगर अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में होगा तो PCl3 बनाएगा। और अगर 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 फास्फोरस क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, नहीं, फास्फोरस अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा और कम मात्रा में करेगा तो PCl3, और अधिक मात्रा में अगर करेगा, अधिक मात्रा में अगर करेगा तो ये हो जाएगा PCl5। अब बता दो, दुए को बनेगा, एक PCl3, यहां 3 होगा, और एक हो जाएगा PCl5। एक दो जगह आज एरर है, उसको ठीक कर लो। चला, वो फॉन्ट का एरर आ जाता है। बताओ जल्दी, फास्फोरस क्लोरीन से प्रतिक्रिया करेगा, क्लोरीन कम मात्रा में रहेगा तो PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर क्लोरीन अधिक मात्रा में होगा तो PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बता, PCl2 से विक्रिया, अगर कम मात्रा में PCl3 और अगर अधिक मात्रा में होगा तो PCl5। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। D फॉर डॉग इज द राइट आंसर, D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ला 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 ला। अगला क्वेश्चन। अरे अरे, रीजनिंग कैसे आ गया, रीजनिंग कैसे आ गया भाई। 15 नंबर के बाद चलते हैं दोस्त मेरे, 15 15 15।
12 के बाद चलते हैं हम लोग, आंसर हो जाएगा 12 के बाद चलते हैं 12 के बाद चलते हैं 14 नंबर पे। बताओ एक आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? ये तो सब मार देगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? एब्सेसिस अम्ल। इसी के कारण पतझड़ आता है रे, पतझड़ जो आता है इसी के कारण आता है। मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है एब्सेसिस एसिड। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए। ऑक्सीन प्रकाश संवेदी हार्मोन है, जिसके कारण सूरजमुखी वगैरह का जो पौधा होता है प्रकाश संवेदी है, हार्मोन है। सूरजमुखी का पौधा इसी के कारण प्रकाश के साथ मुड़ जाता है। सूरजमुखी का पौधा, सूरजमुखी का पौधा। जिब्रेलिन ये वृद्धि हार्मोन है, जिब्रेलिन एक वृद्धि हार्मोन है। जल्दी लिख, जिब्रेलिन एक वृद्धि हार्मोन है। रूम नहीं मिला उसको, आई वो लड़की को जो भेजे थे, पूछिए तो क्या मामला है। ये वो लड़की होगी जिसको रूम नहीं मिला है, एक बार पूछ लो न। हाँ भेज दो, लेकिन वहां पर तो एक लड़का होगा, राजस्थान से जो आई है लड़की वही ना। हाँ उसको पूछो ना क्या प्रॉब्लम, देखिए चर्चिल जाके बताओ। एब्सेसिस अम्ल पतझड़, और नहीं होगा तो फ्लैट पे ही भेज देना, वही गुरुकुल में ही रहेगी। ऑक्सीन बोले तो प्रकाश संवेदी हार्मोन, सूरजमुखी, जिब्रेलिन विधि हार्मोन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन किसके लिए दोस्त मेरे? कोशिका विभाजन। हाँ देखो ना, एगो रूम के लिए उसको भेजे थे ना। अच्छा बोलो रुकने के लिए, उसके साथ भेज दो, छोटू के साथ गुरुकुल में कहीं पर रुक जाएगी, गुरुकुल में कोई एक सीट पे। हाँ देख लो एडजस्ट करवा दो। यदि दो आवेगों, बोल देना कल कहे लक्ष्मण, राजस्थान की है, थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाएगा, बोलना कि कल मिल जाएगा रूम, बोलना कल मिल जाएगा रूम। यदि दो आवेगों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और एक आवेश को दूना कर दिया जाए, यहां आवेग होगा नहीं आवेश होगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और आवेशों को दूना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल F बराबर फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F नया बराबर क्या हो जाएगा? F1 बराबर हो जाएगा K इंटू 2Q1 इंटू 2Q2 अब बटा R बाई 2 का होल स्क्वायर। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 ऊपर चल जाएगा 16 K Q1 Q2 अब बटा R स्क्वायर। 16 K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बताओ कितना गुना हो जाएगा? और आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, चलो आधा कर दिए, और आवेशों को दुना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, दुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे? आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, बहुत बढ़िया बात, आधा कर दिए। और एक आवेश, अच्छा एक आवेश को दुना कर रहा है, इक्के को आवेश को दुना कर रहा है, इक्के को आवेश को, तो 2 दूनी 4 ही ऊपर जाएगा तो 8 गुना हो जाएगा। हाँ 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 8 गुना हो जाएगा। आंसर मारो 8 गुना। एक कर एक आवेश को दुना कर दिया जाए, एक आवेश को दुना कर दिया जाए तो कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना इज द राइट आंसर। अगला, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में, यह उदासीन धातु का गोला है, उदासीन धातु का गोला है, और इसको आवेशित कांच के छड़ के नजदीक ले जाते हैं। यह कांच का छड़ है जो आवेशित है, आवेशित है, आवेशित कांच के छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है, तो यह गोला क्या होगा? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता दो, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17? जल्दी बता। आंसर हो जाएगा, जैसे ही ये उदासीन है तो कह रहा है एक, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से, धनात्मक है, धनात्मक आवेशित है, धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है, तो यह गोला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। यह धनात्मक है तो धनात्मक है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, धनात्मक इसका मतलब ये त्याग कर दिया, इसको ग्रहण करेगा, ये इससे प्राप्त करेगा। अगर कोई आवेशित धन आवेशित है, इसका मतलब इसने त्याग कर दिया, इसके पास कमी है,
कमी त्याग कर दिया, अगर ये धन आवेशित है इसका मतलब त्याग कर दिया, और त्याग कर दिया इसका मतलब कमी हो गया, और कमी हो गया इसका मतलब ये ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। इज द राइट आंसर। अगला जल्दी लो, अगर प्लस है इसका मतलब त्याग कर दिया, उसको जरूरत है वो ग्रहण करेगा। अगर माइनस है इसका मतलब ग्रहण कर लिया, अधिक हो गया, वो त्याग करेगा। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, देखो ये तो तुमको लिस्ट पता होगा दोस्त मेरे। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन है, सूक्ष्म पोषक तत्व ये लिस्ट है, अगर आप याद किए हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व ये है, देख लो इसमें कौन कौन है। कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, कार्बन है क्या, कार्बन देखो बृहद पोषक तत्व में आता है। ऑक्सीजन देखो ये भी बृहद पोषक तत्व में आता है, नाइट्रोजन भी आता है, एगो बोरोन जो है वो नहीं आता है। बोरोन देखो यहां होगा कहीं, बोरोन 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 यहां है। आंसर बता दो, ये अगर लिस्ट आप याद रखे हैं तो आपको पता चल जाएगा, बोरोन इज द राइट आंसर। अब देखो दीर्घ पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। इसको एक बार देख लो, जो बच गया तो इसमें आ जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व और दीर्घ पोषक तत्व आप जरूर याद किए होंगे। बता H2CO3, क्वेश्चन कह रहा है H2CO3, H2CO3 नहीं H2C2O4 से CO और CO2 प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सांद्र H2SO4 का काम क्या है? ये एक लाइन में समझ लिए। H2SO4 जल अवशोषक कौन कौन है? जल अवशोषक तीने गो है, एकदम याद रखना। जल अवशोषक बोलो या निर्जलीकरण करने में मदद बोलो। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण जिसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसमें तीन गो है, एगो H2SO4 है, एगो H2SO4 है, एगो कैल्शियम क्लोराइड है, और तीसरा अगर बात करेंगे सिलिका जेल है। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो सिलिका जेल है। यही तीन गो है जो जल अवशोषक है। बताओ आंसर क्या होगा? सर हम ग्रुप डी का कोर्स लिए, साइंस मेरा बहुत खराब है, तो पढ़िए ना तो ठीक हो जाएगा, पढ़िएगा तो ठीक हो जाएगा। बताओ H2SO4, ये हमेशा ध्यान रखना है। H2SO4 कैल्शियम क्लोराइड ट्रांसफार्मर में दोनों यूज होता है जल अवशोषक के रूप में। H2SO4 कैल्शियम क्लोराइड सिलिका जेल, ये जल अवशोषक, ये निर्जलीकरण में भाग लेता है। निर्जलीकरण, ये जल अवशोषक पदार्थ है, ये जल अवशोषक पदार्थ है। कौन पदार्थ है दोस्त मेरे? ये जल अवशोषक पदार्थ है। ये जल अवशोषक पदार्थ या निर्जलीकरण में H2SO4 कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। अगला आंसर बता दो, आंसर बता दो इसका क्या हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। बता, पौधों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। लवक, लवक जो है ये 3 प्रकार का होता है, एगो एगो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होता है रंग के लिए, क्लोरोप्लास्ट होता है भोजन निर्माण के लिए, भोजन निर्माण के लिए, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह के लिए, भोजन संग्रह के लिए। और ये तीनों जो होता है, ये जो प्लास्टिड इसको कहते हैं, ये केवल और केवल, केवल और केवल पादप में होता है। देख लो, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है रंग के लिए, क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण के लिए, ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह के लिए, ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह के लिए। जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? बढ़िया देखो, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब ये रंग होता है, क्रोमो का मतलब रंग, क्रोमो का मतलब रंग। क्रोमा, क्लोरो सबको पता है, क्लोरोफिल भोजन बनाने में मदद करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ये भोजन का निर्माण। ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह करेगा, ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह करेगा। क्रोमोप्लास्ट रंग के लिए, क्रोमोप्लास्ट रंग के लिए, क्रोमोप्लास्ट रंग के लिए। क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण, ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह, ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्रह। क्रोमो मतलब रंग, क्लोरो मतलब भोजन निर्माण, ल्यूको मतलब भोजन संग्रह। और ये केवल पादप में होता है, ये जंतु में नहीं होता है। अगला, अगला क्रोमो रंग, क्लोरो निर्माण। अगला 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 क्या कहता है देखो, KNO3,
KNO3 जो है ये अभिक्रिया कर रहा है NH4 हॉल 2SO4 से के मिश्रण से, तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? कौन सी गैस प्राप्त होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? हाँ, मेरी जिंदगी है। बताओ व्हाट इज द आंसर? अब देखो ई जब चला अभिक्रिया करता है तो तुम इसको याद रखो, ये नाइट्रोजन गैस देता है। कौन गैस देता है? नाइट्रोजन। देखो इसको हम लोग N2O, इसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, और लाफिंग गैस हम लोग क्लोरोएसिटोफेनॉन से प्राप्त करते हैं, इससे नहीं। ये लाफिंग गैस NO तो होगा नहीं, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। N2O सेम ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। KNO3 NH4 ऑल 2SO4 से विक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा दोस्त मेरे? नाइट्रोजन। ब्लीचिंग पाउडर कौन गैस देगा? क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर कौन गैस देगा? क्लोरीन। लेड नाइट्रेट NO2, लेड नाइट्रेट क्या देगा? NO2। किसका जल विच्छेदन नहीं होता है? कार्बनिक यौगिक का। देखो जल विच्छेदन किसका नहीं होता है? कार्बनिक यौगिक का। जल विच्छेदन कार्बनिक यौगिक का नहीं होता है। जल विच्छेदन कार्बनिक यौगिक का नहीं होता है। जल विच्छेदन कार्बनिक यौगिक का नहीं होता है। जल विच्छेदन की अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिक का नहीं होता, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं। 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 बिजली से लगी आग बुझाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। बिजली से लगी आग बुझाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कार्बनिक यौगिक का जल विच्छेदन नहीं किया जा सकता है। जल देकर कार्बनिक यौगिक का विच्छेदन नहीं किया जा सकता। CCl4 बिजली से लगी आग बुझाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बिजली से लगी आग बुझाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जल्दी लिख, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक बेहोशी की दवा बनाने में। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक बेहोशी की दवा बनाने में। अगला 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 कहते हैं क्वेश्चन कितना सुंदर, कितना प्यारा है। क्वेश्चन देख के अब कितना भयानक लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना आसान होगा। बताओ आंसर क्या होगा दोस्त मेरे? क्या कर रहा है क्वेश्चन? देखो कहता है पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg, पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। ये 4 kg का कोई पिंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड से गतिशील है ना। 2 kg का 2 kg का पिंड है और ये 4 मीटर पर सेकंड से गतिशील है, और 3 kg का कोई पिंड है और ये 2 मीटर पर सेकंड की ओर से गतिशील है। तो एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट हो तो एक दूसरे के विपरीत चला जाएगा। दोनों पिंड की गति विपरीत दिशा में फिर चला जाएगा। जब दोनों एक दूसरे से टकराएगा तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चला जाएगा। दोनों एक दूसरे से टकराएगा तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चला जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एक आदमी 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगा रहा है, उस वस्तु पर कितना बल लगेगा? तो कहेंगे 50 न्यूटन का। उस वस्तु पर कितना बल लगेगा? कहेंगे 50 न्यूटन का। ये तो सबको पता होगा रे दोस्त मेरे। पीएच बराबर फॉर्मूला बताओ। तीनों को फॉर्मूले हैं, 4 गो फॉर्मूला है। चारों फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, अब बढ़िया से देख लीजिए। बताइए फॉर्मूला क्या होता है? बताइए फॉर्मूला क्या होता है? पीएच बराबर फॉर्मूला होता है, पीएच बराबर फॉर्मूला होता है, पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस, या इसी को लिखते हैं 1 log H प्लस, 1 log H प्लस। अब POH बराबर होता है सेम माइनस लॉग OH माइनस एक होता है H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 10 to the power -14। एक होता है PH प्लस POH बराबर 14। ये 3 गो फॉर्मूला होता है, यही तीनों को फॉर्मूला होता है। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 log H प्लस, इसको भी लिख सकते हैं 1 log OH माइनस, माइनस हट जाएगा यहां से, H प्लस इंटू OH माइनस 10 माइनस 14, पीएच प्लस POH बराबर 14, पीएच प्लस POH बराबर 14। चला बुक आउट ऑफ स्टॉक है इसलिए नहीं पहुंच रहा है, जैसे ही बुक स्टॉक में आएगा कि तुरंत बुक डिलीवर हो जाएगा। सबसे पहला काम वही होगा। बुक आउट ऑफ स्टॉक दे ही नहीं पा रहे हैं दोस्त मेरे कि हम आप तक पहुंचा पाए।
अब बता दो आंसर क्या हो जाएगा। पीएच बराबर लॉग, यहां माइनस हो जाता तब आंसर हो जाता। पीएच बराबर 1/log h प्लस, यही आंसर हो जाएगा। पीएच भाई ये गलत है, ये भी गलत है। आंसर बताओ क्या होगा। बी फॉर बॉल। इतने फॉर्मूला है, इतने फॉर्म। सी नंबर के बी नंबर रे। पीएच बराबर माइनस लॉग, यहां 1/h प्लस कर दिया, नहीं देख रहा है। 1/log h प्लस होगा, ये पूरा टर्म नीचे शिफ्ट होगा, ये पूरा टर्म नीचे शिफ्ट होगा। ध्यान से मारो, बी नंबर होगा। बी नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पर। कहता जब सांद्र गंधकाम्ल यानी HCOOH से सांद्र गंधकाम्ल H2SO4 के साथ तृप्त किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। जल्दी बता। ये जब अभिक्रिया करता है तो H2O प्लस CO गैस निकलता है। मार्क सरिया के आंसर, रिएक्शन याद रखना। HCOH जब H2SO4 से अभिक्रिया करता है H2O प्लस CO गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो रक्त में तेजी से घुलनशील होता है, इसीलिए अम्ल में दो अम्लों को आपस में कभी नहीं मिलाकर सूंघना चाहिए। ये दम घोंटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ देता है। जल्दी से रिएक्शन लिख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, HCOH जब H2SO4 से विक्रिया करेगा H2O प्लस CO छोड़ देता है। अगला, किसी वस्तु का जड़त्व में वस्तु डैश की प्रवृत्ति होती है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। बताओ कि गति अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। अब बताओ जड़त्व अधिक किसका होता है। जड़त्व अधिक, एकदम सीधी बात, नो बकवास। जड़त्व अधिक होता है किसका बताओ। गति में रहेगा तब या विराम में रहेगा तब। जल्दी बता किसका जड़त्व अधिक, गति का जड़त्व कि विराम का जड़त्व। हम पढ़ाए भी हैं, जल्दी बता। F26 में रीजनिंग का PDF डलवा दीजिए। लक्ष्मण F26 में रीजनिंग का PDF डलवा दो। जड़त्व अधिक होता है गति का जड़त्व अधिक होता है और विराम का जड़त्व कम होता है। अगला 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 देखो की कहता है। अगला क्वेश्चन की कहता है दोस्त मेरे। अगला कहता है किसी माध्यम का हवा की अपेक्षा अपवर्तनांक कितना है, यानी म्यू का मान दे दिया है 2/√3। कहता है उस माध्यम का क्रांतिक कोण साइन C बराबर होता है 1/μ। क्रांतिक कोण हो गया C क्रांतिक कोण है। C क्या है दोस्त मेरे, क्रांतिक कोण है। यहां से साइन C बराबर 1/μ, म्यू के जगह पर 2/√3 है। ये हो जाएगा ऊपर जाके √3/2। √3/2 कितना का मान होता है, 60 डिग्री का। मार दो सरिया के आंसर। अगर पढ़ा होगा साइन C बराबर 1/μ। अब बताओ साइन C बराबर 1/μ तो ये हो जाएगा 1/2√3। म्यू का मान दे दिया, अपवर्तनांक दे दिया 2/√3। √3/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। आंसर 60 डिग्री का हो जाएगा आंसर। एकदम चला तोरा कंटेंट ही तोरा बचा सकता है। देखो हम रिएक्शन इसका देखो क्या होगा। पीले फास्फोरस NaOH के विलयन से के साथ गर्म करेंगे। पीले फास्फोरस NaOH के विलयन के साथ जल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो NaH2PO2 और PH3 देता है। तो बताओ क्या दे देगा, PH3। रिएक्शन लिख लो। पीला फास्फोरस जब NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस देती है, PH3 गैस देती है, फॉस्जीन गैस देती है। फॉस्जीन गैस देती है। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। बताओ कौन गैस देगा, PH3 गैस देगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। कहते हैं किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है। बहुत बढ़िया, एल का मान है 1 मीटर। और कहता है उसके दोलन का आवर्त काल 2 सेकंड है। ये 5 जो है सेकंड हो जाता है। दोलन का आवर्त काल टी का मान हो जाता है 2 सेकंड। तो कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, जी का मान सोचने निकालने का जरूरत है। 9.8 होता है, सोचना क्या है, निकालने का जरूरत नहीं है। जी का मान सीधा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है।
निकालोगे तब भी वही आएगा, निकालोगे तब भी वही आएगा। कैसे निकालना होगा? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी लगाना होगा, टी का मान 2 रखना होगा, 2 इंटू पाई का मान रखना होगा, एल का मान हमको पता है 1 है, और तब जी कैलकुलेट करना होगा, एक जोड़ घटाओ स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स करके निकालोगे 9.8 आ जाएगा। इसको सोचना क्या, जे बनाएगा वो फंसेगा, जे बनाएगा वो फंसेगा। ये देखो ये जो एरर आ रहा है ना, 2 सेकंड को 5 कर देता है, एफ को 5 कर देता है, इसको ठीक करवाओ। एफ को 5 कर देता है, ये 1-2 दिन से ये एरर आ रहा है। ओम को 5 कर देता है सॉफ्टवेयर। अगला 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 बता, कल मेरे दोस्त बार बार हम करें, ग्रुप डी का टेस्ट जो होगा वो कल 5 बजे से होगा ऑफलाइन सेंटर पे, और एनटीपीसी का टेस्ट परसों 5 बजे से होगा ऑफलाइन सेंटर पे, और कल से 6:30 से रात 12:30 बजे तक का शानदार रूटीन होगा। हम 9:30 बजे आएंगे, 6:30 से 9:30 मैथ और रीजनिंग। जो तुम बोल रहे हो ना कि सर प्रीवियस ईयर करवाइए, 4 सेट मैथ और 4 सेट रीजनिंग होगा 2 दिन में, और हम करवाने वाले हैं स्पेशल वन लाइनर। अगला और करंट अफेयर्स भी होने वाला है, सबको रूटीन पता होगा। और दोस्त मेरे ये कोशिश करो 12 घंटा मेरे साथ बिताओगे, हम कम से कम 1200 से 1500 बातें तुमको सिखा देंगे। जितना तुम जानते हो उसमें 1500 बातें ऐड हो जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, वो आपके पास होना चाहिए। धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है, प्रवाहित होती है। यदि हम अपवाह का वेग बढ़ा देंगे, तब वेग बढ़ा देंगे तो धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा, वेग बढ़ा देंगे तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? अपवाह का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कहता धारा को एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ जाएगा, मतलब इतना मोटा तार नहीं होगा, इतना मोटा तार होगा, कहता प्रवाहित होता है। यदि हम अपवाह का वेग घटा देंगे, धारा परिवर्तन हो जाएगा, वाहक घनत्व परिवर्तन, अपवाह का वेग बढ़ जाएगा, यानी प्रवाहित होने का वेग बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोरा क्षेत्र की जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की धारा की दिशा बढ़ जाती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मोटा हो जाता है, तो धारा की दिशा बढ़ जाएगी। क्योंकि मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि आपको पता है आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a के, तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a के होगा। तो दोस्त मेरे क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से? क्षेत्रफल आर व्युत्क्रमानुपाती अगर 1/a का होगा तो क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? एंड हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कहता है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है। अब अगर हम यहां से ऐसे गिराते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां से अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी का मान घटेगा, और टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं तो हाइट घटेगा, हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा दोस्त मेरे? बढ़ेगा, और टोटल एनर्जी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम ऊपर से नीचे गिराते, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दोस्त मेरे होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो अब एक बात बताओ, हाइट जैसे जैसे हाइट घटेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, कुल ऊर्जा कांस्टेंट। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, कुल ऊर्जा कांस्टेंट। अब कहता है किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरा रहे हैं, मुक्त रूप से गिरा रहे हैं, ये वाला केस है, तो कारण निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाएगी? तो अगर गिरा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। और ये पूरे गिराने के दौरान या उठाने के दौरान कुल ऊर्जा एंड जी हमेशा नियत रहेगा। ये नीचे से ऊपर फेंकने या ऊपर से नीचे फेंकने पर कुल ऊर्जा या जी का मान हमेशा नियत रहेगा, कुल ऊर्जा या जी का मान हमेशा नियत रहेगा। कोई भी पिंड अगर ऊपर से नीचे फेंकोगे यू प्रारंभिक वेग का मान 0, और नीचे से ऊपर फेंकोगे अंतिम वेग का मान 0, और जी का मान हमेशा 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा।
कुल ऊर्जा या जी का मान नियत रहेगा। अब बताओ, ऊपर से नीचे आ रहा है, हाइट घट रहा है, हाइट घटेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगा, जी का मान हमेशा नियत रहेगा। ऊपर से नीचे फेंकेंगे प्रारंभिक वेग जीरो, नीचे से ऊपर फेंकेंगे अंतिम वेग जीरो। जितना समय जाने में लगता है उतने समय आने में लगता है। आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। कुल ऊर्जा और जी का मान क्या रहेगा दोस्त मेरे? नियत रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कार्बन को हवा अथवा ऑक्सीजन में जलाने पर CO2 गैस उत्पन्न होता है तथा अत्यधिक उष्मा मुक्त होती है। C+O2 बराबर CO2। अब बताओ क्या है? इलेक्ट्रोड बनाने में, संश्लिष्ट पेट्रोल बनाने में, ये तो ईंधन है। कार्बन और ऑक्सीजन ये मिला के CO2 प्लस उष्मा दिया तो कह रहा है क्या अत्यधिक उष्मा मुक्त होती है ईंधन के रूप में। ये अत्यधिक उष्मा जो मुक्त हो रही है किसके रूप में मुक्त हो रही है? ईंधन के रूप में मुक्त हो रही है। ईंधन से ही ना उष्मा निकलता है, और ईंधन से जो उष्मा निकलता है उसके मान को हम लोग ऊष्मीय मान कहते हैं। बताओ कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान बताओ सबसे अधिक किसका? ऊष्मीय मान सबसे अधिक किसका? एक ऑप्शन है हाइड्रोजन का और दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल का। जल्दी बता सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका? ऊष्मीय मान होता है एकांक द्रव्यमान के वस्तु को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। बताओ सबसे ऊष्मीय मान सबसे अधिक किसका होगा? ऊष्मीय मान सबसे अधिक किसका होगा? ऊष्मीय मान सबसे अधिक हो जाएगा दोस्त मेरे हाइड्रोजन का 150 किलो जूल पर ग्राम। 150 किलो जूल पर ग्राम, 150 किलो जूल पर ग्राम, 150 किलो जूल पर ग्राम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथा निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने में प्रयोग करते हैं? संकेंद्रित देखो, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये सभी प्रकाश संकेंद्रित करता मतलब एक जगह केंद्रित करता। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें दोस्त मेरे, किस दर्पण की बात करें? उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण क्या करता है? ये सभी प्रकाश को फैला देता है, संकेंद्रित नहीं करता है। यह सभी प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। इसलिए इसका नाम है अपसारी दर्पण। कौन दर्पण नाम है? अपसारी दर्पण। और ये जो अवतल दर्पण है ये सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी या संकेंद्रीय, या संकेंद्रीय, या संकेंद्रीय, या नतोदार दर्पण, या नतोदार दर्पण। इसको कहते हैं दोस्त मेरे उन्नतोदार। उन्नतोदार मतलब उभरा हुआ, उन्नतोदार दर्पण। जल्दी लिख, पानी में रही है, देख लो बढ़िया से। कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण सभी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी या संकेंद्रीय दर्पण कहते हैं, दर्पण या उन्नतोदार दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं? उन्नतोदार। सादा दर्पण हो गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है दोस्त मेरे वो अनंत पर होता है, इसका वक्रता त्रिज्या अनंत पर होता है। निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जल्दी से लिख। अवतल दर्पण को हम लोग नतोदार दर्पण भी कहते हैं, नतोदार मतलब धसा हुआ। और उत्तल दर्पण को हम लोग उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं क्योंकि उभरा हुआ है, उन्नतोदार दर्पण भी कहते हैं। जल्दी लिख। अगला सादा दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। प्लेन मिरर की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु कौन है? राइजोबियम। राइजोबियम कहां पाया जाता है दोस्त मेरे? परजीवी पौधा, अधिपादपीय नहीं, ये होगा लैंग्यूमिनस पौधा। इसी को कहते हैं दलहनी पौधा, इसी को कहते हैं दलहनी, ये नया टर्म है। दलहनी पौधा में कहां पाया जाता है? राइजोबियम में, राइजोबियम में। इसका एग्जाम्पल हो गया जितना मूंग वगैरह का जितना झाड़ीदार छोटा पौधा है, मूंग वगैरह का पौधा जो है, मूंग या दालचीनी वगैरह का पौधा जो है, दालचीनी या यूं कहे मूंगफली, मूंगफली वगैरह का जो पौधा है, मूंगफली वगैरह का जो पौधा है, ये सब दलहनी पौधा है। और इसी को ये नया टर्म था इसलिए हम ये क्वेश्चन दिए हैं। ये तो सबको पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु कहां पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो कहां पाया जाता है? दलहनी पौधा में। इसी का दूसरा नाम लैंग्यूमिनस पौधा भी है। दलहनी पौधा का ही दूसरा नाम लैंग्यूमिनस पौधा है। दलहनी पौधा देता तो सब मार लेता, लैंग्यूमिनस पौधा है।
जल्दी लिख। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं लेग्यूमिनस यानी दलहनी पौधा में, और दलहनी पौधा में कहा, राइजोबियम में। राइजोबियम बोले तो मूंग या मूंगफली में। जल्दी से मार दो आंसर। और पृथ्वी में नाइट्रोजन कहां पाया जाता है? पृथ्वी में नाइट्रोजन पाया जाता है एजेटोवेक्टर में, एजेटोवेक्टर में। और दलहनी पौधों की गांठ में पाया जाता है राइजोबियम। पृथ्वी में नाइट्रोजन एजेटोवेक्टर मुक्त रूप से पाया जाता है। जल्दी लिख। और ये जो दोस्त मेरे, ये जो तुमको क्वेश्चन मिलता है ना, इस पे कंप्लीट एक टीम काम करती है। ऐसा नहीं कि टिक टिका दिया थोड़ा क्वेश्चन दे दिए, टिक टिका के क्वेश्चन नहीं देते हैं। कंप्लीट इस पर दोस्त मेरे एक टीम काम करती है जो तुमको कंप्लीट वैसे क्वेश्चंस देती है जिसकी तुमको जरूरत है। अगला कहता है 1 बिलियन में इतना एमएल, इतना एमएल, इतना एमएल हो गया तो लीटर में करोगे 0.25 लीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। पदार्थ इतना ग्राम विलियन है, उस विलियन की मोलरता कितनी होगी? अगर पदार्थ का आणविक द्रव्यमान इतना है तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर होता है मोल बटा आयतन। याद रखना, मोलरता बराबर मोल बटा आयतन। अब मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान अब बटा सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान अब बटा आयतन। अब इसको भाग दे दो। मोल बराबर सबको पता होगा, दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान, आप बट्टा आयतन, दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान बट्टा आयतन। दिया गया द्रव्यमान बताओ कितना है? 6.84, 6.84। सूत्र द्रव्यमान देखो दिया हुआ है, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 171, 171 आप बट्टा आयतन दे दिया है 0.25। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आता है, जो आएगा वो आंसर होगा। देखो कह रहा है 6.84 ग्राम विलियन है, उस विलियन की मोलरता कितनी होगी अगर पदार्थ का आणविक शुद्ध द्रव्यमान इतना है? तो तुमको क्वेश्चन में दे दिया है 250 ml है, ml को लीटर में बदलोगे 1000 से भाग दोगे 0.25 लीटर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है मोलरता, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर, मोलरता बराबर मोल बटा आयतन। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान, सबको पता है। अब बटा आयतन, आयतन दिया गया द्रव्यमान दिया है 6.84, 6.84 शुद्ध द्रव्यमान 171। अब बटा आयतन कर दोगे, भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? सब कह रहा है 0.16। देखो यही आ रहा है क्या? आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मोलरता बराबर मोल बटा आयतन, मोलरता बराबर मोल बटा आयतन। अच्छा बताओ, एक मोल बराबर कितना? एक मोल बराबर पहला 6.022, 6.022, 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23 या दूसरा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बताओ तो जल्दी से क्या होगा आंसर? प्लस की माइनस? ये मोल जो है परमाणु अणु या आयन की संख्या को बताता है। मोल परमाणु अणु या आयन की संख्या को बताता है। इसका मान होता है 6.023 -23 की +23। कभी भी परमाणु अणु की संख्या माइनस में नहीं होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2 नंबर +23। चुंबकीय विस्वत रेखा पर, आहा कितना सुंदर क्वेश्चन है। चुंबकीय विस्वत रेखा पर ये अगर मान लो ये चुंबक है, चुंबक कहता है ये पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ, कौन घटक के साथ दोस्त मेरे? क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है, क्षैतिज घटक के साथ ये जो कोण बनाता है इसी को हम लोग कहते हैं नती या नमन कोण। नती या नमन कोण, नती या नमन कोण, इसी को कहते हैं नती या नमन कोण। पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ, ये क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक के साथ, क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसी को नती या नमन कोण कहते हैं। उसी को नती या क्या कहते हैं दोस्त मेरे? नमन कोण कहते हैं। अब बताओ, ये है आपका विस्वत रेखा, ये क्षैतिज घटक ही है आपका कौन रेखा? विस्वत रेखा, विस्वत रेखा, विस्वत रेखा, विस्वत रेखा। और ये जो देख रहे हो आप, ये आपका है ध्रुव, ये आपका है ध्रुव। तो बताओ ध्रुव के लिए नती या नमन कोण का मान ये पूरा का पूरा हो गया, तो ये हो गया 90 डिग्री। और विस्वत रेखा के लिए ये सीधे रह जाएगा, विस्वत रेखा के लिए नती या नमन कोण का मान 0 डिग्री। अब आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर याद आ गया होगा। देख लो फिर से, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। दोस्त मेरा टेस्ट थोड़ा भारी लगेगा क्योंकि हम मेरिट बनाने वाला टेस्ट देते हैं और टेस्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। नॉर्मल सवाल वेग को दुगुना करेंगे, गति ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा ये सब तुम जानता है, हमको उसको देने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, हम तुमको एक नेक्स्ट लेवल में ताकि तुम दोस्त मेरे ये बात हमेशा याद रखना कि नौकरी लेने के लिए 5 अच्छे सवाल का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, न तो गड़बड़ा जाएगा, न तो भीड़ का हिस्सा बन के ही रह जाओगे। कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र इस क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसे नति या नमन कोण कहते हैं। ये विश्वत रेखा के लिए तो यही हो जाएगा 0 डिग्री, और ध्रुव के लिए पूरा का पूरा हो जाएगा, यहां से यहां तक ही हो जाएगा 90 डिग्री। अब कह रहा चुंबकीय विश्वत रेखा के लिए नमन कोण का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। कहेगा ध्रुव के लिए कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री। ध्रुव के लिए कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? तो 90 डिग्री। जो पूछता है वही पढ़ो, फालतू का चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में तुम लिखते जाना। अगला कहता है एक बंद पात्र के आरंभ में खाली है। ओहो हो, देखो ये कितना सुंदर प्रश्न है। कहता है एक बंद पात्र है, ये मान लो कोई सिलेंडर है जो बंद है, बहुत बढ़िया बात है। आरंभ में खाली किया जाता है, पहले इससे खाली करते हैं और तब उसमें एक समान दर से वाष्प भरी जाती है। फिर पहले खाली करते हैं, पहले खाली, अब फिर उसमें बाद में जो है भरते हैं। बाद में कह रहा है बाद में भरते हैं, बहुत बढ़िया बात, भरने दो। एक समान दर से भरी जाती है। पात्र में दबाव क्या होगा? तो पहले खाली करेंगे, अब बाद में जब भरेंगे तो पहले बढ़ेगा, पहले तो बढ़ेगा दाब, घटेगा नहीं, पहले बढ़ेगा, लेकिन जब पूरा फुल हो जाएगा तो बाद में अस्थिर रह जाएगा, बाद में घटेगा थोड़े, निरंतर बढ़ेगा नहीं, निरंतर बढ़ेगा। देते 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 कहता वाष्प भरी जाए तो पात्र में दबाव क्या होगा? तो जैसे ही पहले खाली करेंगे तो कम होगा, लेकिन पहले जब बाद में भरना शुरू करेंगे तो पहले बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, बाद में क्या रह जाएगा? स्थिर हो जाएगा। जब एक संतृप्त प्रेशर पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। देखो कहता है एक सिलेंडर है, इससे पहले सारा चीज निकाल दिए, फिर बाद में हम गैस वाष्प भर रहे हैं, वाष्प भर रहे हैं तो इसका दबाव बढ़ेगा। इसका दबाव जब बढ़ेगा, इसका दबाव जब बढ़ेगा, जब इसका दबाव बढ़ेगा, जब इसका दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते एक निश्चित दबाव के बाद इसका आकृति चूंकि फिक्स है तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, तब स्थिर हो जाएगा। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अच्छा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं जो तुम खोज रहा है, बताओ हाइड्रोलिक किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोलिक किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोलिक पहला ऑप्शन है तुम्हारा पास्कल, पहला ऑप्शन है पास्कल और दूसरा ऑप्शन है बर्नौली। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? पास्कल की बर्नौली। हाइड्रोलिक किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल की बर्नौली। जल्दी बता, हाइड्रोलिक किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल का सिद्धांत की बर्नौली का सिद्धांत? कभी भी समझिए किसी भी पास्कल का सिद्धांत होगा, जितना हाइड्रोलिक है, ब्रेक, हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक गियर, सब पास्कल का सिद्धांत है। किसी अंग का दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है, तो सब बता देगा। कौन बताओ क्या होगा आंसर? सबको पता है अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, यहीं से मधुमेह रोग होगा। किडनी के सूक्ष्मतम भाग को नेफ्रॉन कहते हैं और तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम भाग को न्यूरॉन कहते हैं। लंग्स फेफड़ा में होता है एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली जो गैसों का विनिमय करता है, जो गैसों का विनिमय करता है, जो गैसों का विनिमय करता है, जो गैसों का विनिमय करता है। जल्दी बता, जो गैसों का क्या करता है? विनिमय करता है। और ये फेफड़ा जो है रक्त को शुद्ध करता है ऑक्सीजन मिलाकर, रक्त को दोनों शुद्ध करता है, ये और ये छान कर शुद्ध करता है, ये ऑक्सीजन मिलाकर। फेफड़ा ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध करता है, ये छान कर शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध करता ऑक्सीजन मिलाकर, रक्त को शुद्ध करता ऑक्सीजन मिलाकर, आई रक्त को शुद्ध करता है छान कर, रक्त को शुद्ध करता छान कर, रक्त को शुद्ध करता छान कर, रक्त को शुद्ध करता छान कर। जल्दी लिख, देख लो। कहते हैं वृक्क की सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। फेफड़ा में एल्वियोली होता, छोटी आंत में विली होता है जो भोजन रस का अवशोषण करता है, ये गैसों का विनिमय करता है। फेफड़ा की अगर हम बात करें, ये रक्त को शुद्ध करता है ऑक्सीजन मिलाकर। किडनी की अगर हम बात करें, रक्त को शुद्ध करता है छान कर, रक्त को शुद्ध करता है क्या करके? छान कर। जल्दी लिख। अग्नाशय के बीटा सेल में क्या होता है? इंसुलिन। अग्नाशय के बीटा सेल में क्या होता है दोस्त मेरे? इंसुलिन होता है। तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन। किडनी के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। किडनी छान कर रक्त को शुद्ध करता है, फेफड़ा ऑक्सीजन मिलाकर रक्त को शुद्ध करता है।
दोस्त मेरे, अगर तुम खुद के लिए मेहनत करता है तो हम भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगला, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एल्बियोली होता है फेफड़ा में जो गैसों का विनिमय करता है। ओ हो, अब हो राजा। हाँ, बता क्या होगा। कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत बढ़िया बात। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बढ़िया से देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बन जाता है NaCl और जल, दैट इज H2O। दोस्त मेरे, ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही जल नमक बनता है। ये अभिक्रिया अम्ल और क्षाल जब अभिक्रिया करता है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये कौन अभिक्रिया है दोस्त मेरे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मार सरिया के आंसर, जल्दी मार। उदासीनीकरण अभिक्रिया इज द राइट आंसर। देख लो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर NaCl और जल बनाएगा। अम्ल क्षार से विक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। चलो बता दो NaCl का पीएच मान। NaCl का पीएच मान बता दो कितना। एक ऑप्शन है 7, दूसरा है 7 से कम, दूसरा है 7 से कम और तीसरा है 7 से अधिक। 7 से अधिक, जल्दी बता, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर? क्या होगा आंसर? बता, जल्दी बता क्या होगा आंसर। पीएच, NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7, और यह उदासीन होता है। उदासीन लवण कहते हैं इसको। ओए होए, इधर आजा भाई रे। क्वेश्चन तू ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहते हैं एक घर में एक महीने में इतना इकाई ऊर्जा खपत होती है जूल में। बताओ। हा 3.6 इंटू 10⁶ जूल बोले तो 1 किलोवाट आवर बोले तो एक इकाई। 3.6 इंटू 10⁶ जूल बोले तो एक इकाई। कह रहा है कि इतना इकाई ऊर्जा खपत होने में जूल का मान। अच्छा, जूल का मान पूछ रहा है, तो एक इकाई बोले तो, एक यूनिट बोले तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब कह रहा है कितना इकाई? 200 इकाई। तो 200 इकाई में निकाल दीजिए, 200 इकाई में निकाल दीजिए 200 गुना 3.6 गुना 10⁶ जूल। अब इसको गुना भाग कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। देखो कितना आ रहा है। 36 दूनी कर दो 72, आई 2 जीरो का एकरा दे दो तो 8 हो जाएगा। देखो कैसे कर रहे हैं। 36 दूनी 72, 7.2, आई 2 जीरो एकरा दे दो, 6 2 8 हो जाएगा। 7.2 गुना 10⁸ जूल इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। 7.2 इंटू 10⁸ जूल इज द राइट आंसर। देखो कैसे किए। 36 दूनी 72, एगो पॉइंट 7.2, आई 2 जीरो एकरा दे दिया 8। अगला 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 देखो, ये क्वेश्चन एकदम नया है। एकदम 1 किलोवाट आवर कोई एक इकाई कहते बराबर इतना जूल, इसलिए इतना इकाई बराबर कितना। इस टाइप का क्वेश्चन खूब है, आप जरूर प्रैक्टिस किए होंगे। एक लकड़ी को का 1/8 भाग पानी के ऊपर तैरता है, लकड़ी का घनत्व तो क्या होगा? देखो, लकड़ी का घनत्व बराबर होता है, लकड़ी का घनत्व बराबर होता है 1 माइनस कितना भाग ऊपर तैरता है, कितना भाग ऊपर तैरता है। फॉर्मूला होता है ऊपर तैरता है। अब बता दो जल्दी से, लकड़ी का घनत्व तो बराबर होता है या पदार्थ का घनत्व तो बराबर होता है 1 माइनस कितना भाग ऊपर तैरता है। एक लकड़ी का इतना भाग पानी के ऊपर तैरता है, लकड़ी का घनत्व तो क्या होगा? तो लकड़ी का घनत्व 1 माइनस कितना भाग ऊपर तैरता है, 1 माइनस 1/8 बराबर हो जाएगा कितना? 7/8 इज द राइट आंसर। देख लो, कहते हैं अगर पदार्थ का घनत्व तो निकालना है तो 1 माइनस कितना भाग ऊपर तैरता है, कितना भाग ऊपर तैरता है? 1/8 भाग पानी के ऊपर तैरता है। 1 माइनस 1/8 बराबर 7/8 इज द राइट आंसर। बराबर 7/8 इज द राइट आंसर। जल्दी लीक। किसी भी पदार्थ का घनत्व तो निकालना है तो 1 माइनस कितना भाग ऊपर तैरता है, बराबर 1 माइनस कितना भाग ऊपर तैरता है। 1 माइनस कितना भाग ऊपर, जल्दी लिख। लकड़ी का घनत्व बराबर 1 माइनस कितना भाग ऊपर तैरेगा। बताओ तो, जो तैरेगा बताओ उसका घनत्व क्या? जो तैरेगा, एक ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन अधिक। ये नहीं मारेगा तो त्वरा मार देंगे। जो तैरेगा, जैसे बर्फ तैरता है, उसका घनत्व क्या? जल्दी बताओ, जो तैरेगा उसका घनत्व क्या? जो तैरेगा उसका घनत्व क्या? व्हाट इज द आंसर? जो तैरेगा
उसका घनत्व तो कम होता है। क्या हो गया, फिर से डालना होगा क्या? हो है क्या आईडी पासवर्ड? दे दीजिए। यही है क्या? 1 मिनट चला, रुक जा। 454137 पासवर्ड आ जाएगा 160041। कितना नंबर पे थे दोस्त मेरे? साइंस में थे ना? देखो दोस्त, ये हमारे यहाँ की खूबसूरती है, जो हम बहुत आसानी से बच्चों को बहुत सारा चीज दे पाते हैं, उसके पीछे मेरा छोटा सा दिमाग लगा हुआ है। कितना नंबर था? 82 नंबर। 82 के बाद चलते हैं हम लोग 83 पर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बता। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस का इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने की आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा। देखो क्या कर रहा है, ठोस पर, ठोस से द्रव में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है मतलब गल रहा है, मतलब गलन होगा। क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस इसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलना, ठोस से तरल यानी द्रव में बदल गया, इसको कहते हैं हम लोग गलनांक बिंदु। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? गलनांक बिंदु। एक मिनट रुक रुक, गलनांक बिंदु नहीं, ठोस से द्रव में जिस ताप पर बदला उसे गलनांक बिंदु। लेकिन यह प्रक्रिया द्रवण की गुप्त उष्मा कहलाती है। अवस्था परिवर्तन के लिए जो दी गई उष्मा है उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ है, जिस ताप पर यह ठोस से द्रव में बदला वो गलन बिंदु है, लेकिन कहता अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा की राशि जो होती है वो होती है द्रवण की गुप्त उष्मा। इसको हम लोग कहते हैं Q बराबर ml। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अवस्था बदलेगा, अवस्था बदलेगा, गुप्त उष्मा। कौन? गुप्त उष्मा। उसी अवस्था में गर्म करेगा, उसी अवस्था में, उसी अवस्था में गर्म करेगा, उसी अवस्था में गर्म करेगा विशिष्ट उष्मा धारिता, उसी अवस्था में गर्म करेगा विशिष्ट उष्मा धारिता। अवस्था बदलेगा गुप्त उष्मा, जैसे यहां ठोस से द्रव में बदल रहा है, इसको कहते हैं द्रवण की गुप्त उष्मा। और द्रव से वाष्प में बदल देगा, वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो कहते हैं अवस्था बदलेगा, अवस्था बदलेगा गुप्त उष्मा, और उसी अवस्था में गर्म करेगा विशिष्ट उष्मा धारिता। ठोस से द्रव में बदलेगा, द्रवण की गुप्त उष्मा। द्रव से वाष्प में बदलेगा, वाष्पन की गुप्त उष्मा। आप पढ़े होंगे गुप्त उष्मा तो। अगला 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 कहता है प्रोपिलीन की संरचना सूत्र। प्रोपिलीन, प्रोपिलीन। देखो प्रोपिलीन क्या संरचना सूत्र कह रहा है, बड़ा हो जा भाई। प्रोप मतलब प्रोपिलीन। देखो एल प्रोपिलीन बोले तो एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन बोले तो प्रोप है, यानी CnH2n, CnH2n, n बराबर रखो 3 तो ये हो जाएगा C3H6। देखो प्रोपिलीन बोले तो एल्कीन, एल्कीन बोले तो CnH2n, n बराबर 3 रखो तब ना प्रोप होगा, तो ये हो जाएगा C3H6। सब बताओ कौन हो जाएगा आंसर? डबल बॉन्ड होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड है, नहीं होगा। इसमें भी डबल बॉन्ड है लेकिन C2H4 है, जबकि होना चाहिए C3H6, तो ई भी नहीं होगा। ई भी ये में 2 कार्बन है, इसमें 3 को 1 2 3 है, डबल बॉन्ड भी है, यही आंसर हो जाएगा। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। दोस्त मेरे याद जरूर रखना कि हमने भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा मेहनत तो किया ही था, बस खाली कुछ नहीं करना दोस्त। बुढ़ापा में बाल बच्चा भगा देगा तो कभी कभार खाना पीना दे देना, चल आएंगे स्टेशन पे, वो गला में लटका लेंगे, हम एसके झा हैं, एक एक दिन सब खिला देगा तो तुम समझ लो मेरा बुढ़ापा कट जाएगा। कौन कौन खिलाएगा बुढ़ापा में हमको? बाल बच्चा भगा देगा तो एक बार आज टाइप करो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का था श्वसन में, श्वसन में इनमें से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? एकदम सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। किसके द्वारा दोस्त मेरे? श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया पाइरुवेट को CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में बदलता है। लाइनें है, श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो एटीपी का निर्माण करता है, वो पाइरुवेट को CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में बदल देता है। ये लाइन है।
कहते हैं श्वसन के दौरान ऑक्सीकरण होता है जिससे एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें पाइरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। अगला अगला अगला, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बन के दहन की उष्मा इतनी है पर मोल, यानी एक मोल में दे दिया है कितना उष्मा? 395 किलो जूल उष्मा। देख लो, कार्बन के दहन के लिए इतना किलो जूल पर मोल। शुद्ध कार्बन 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होने पर कितनी उष्मा प्राप्त होगा? तो पहले इसका मोल निकाल लो। मोल होता है दिया गया द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। अब बटा शुद्ध द्रव्यमान हमको पता है 12 होता है। मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। तो मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान 1000 बटा शुद्ध द्रव्यमान हो गया 12। तो दोस्तों मेरे 1 मोल बराबर इतना। न्यूमेरिकल के लिए टेंशन नहीं लेना, न्यूमेरिकल का स्पेशल सीरीज बहुत जल्द आपकी सेवा में उपस्थित करवा रहे हैं। नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। अब तुम कहेगा कब? तो बहुत जल्द। मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम बटा 12। 1 मोल में दे दिया इतना किलो जूल पर मोल है, तो भैया 1 मोल में इतना है, तो हमको इतना मोल में कितना, तो यानी 1000 अब बटा 12 मोल में कितना, तो हो जाएगा 395 गुना 1000 अब बटा 12 किलो जूल। देख लो आंसर आ जाएगा, जल्दी बना आंसर बता। तेरे नैना सावन कितना आ रहा है बता? ए की बी क्या आ रहा है? बी फॉर बॉल। देखो तो आ रहा है क्या? गुना भाग करके देख लेना। कहता है 1 ग्राम 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तु है, 1 ग्राम 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात क्या होगा? एक है 1 ग्राम का, दूसरा है 4 ग्राम का, और कह रहा है एक ही गतिज ऊर्जा है, इसका भी के इसका भी के। तो कह रहा है कि वेग का अनुपात v1 अनुपात v2 क्या होगा? सबको पता है काइनेटिक एनर्जी k बराबर हाफ mm के जगह हो जाएगा 1 इंटू वी स्क्वायर यानी v1 का स्क्वायर। अब बट्टा k, चूंकि दोनों की गति ऊर्जा समान है, भाग देंगे अनुपात निकल जाएगा, हाफ mm का मान है 4 इंटू v2 का स्क्वायर। इसको काट दो। कैसे काटोगे दोस्त मेरे? कैसे काटोगे? हाफ हाफ गया बोरा में, के गया बोरा में। अब यहां से हो जाएगा 1 बराबर v1 स्क्वायर अब बट्टा 4 v2 स्क्वायर। यहां से 4 ऊपर जाएगा, v1 स्क्वायर बट्टा v2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। यहां से v1 बट्टा v2 बराबर हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा 2:1। देखो तो आ रहा है क्या? 2:1 आ रहा है। देखो तो कुछ नहीं करना है, अनुपात वाला सवाल हम चला बताए भी थे छुट्टी वाला सेशन में। तो अनुपात में कुछ नहीं करना, जब ये अनुपात निकाला दोनों को भाग दे देना। देखो 1 ग्राम है 4 ग्राम, ये के दिया हुआ है, v1 अनुपात v2 निकालना है। के बराबर हाफ m v1 स्क्वायर, के बराबर हाफ m v2 स्क्वायर। निकाल दिया, आंसर आ गया। जल्दी लिख। अगला जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अनुपात वाला सवाल ऐसे ही बनता है। ई तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? कहते हैं एक विशेष जंतु तक द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख नीचे है। यह अंगों के अंदर अवकाश जब ये कह ध्यान दो एरियोलर टिश्यू हो जाएगा। अवकाशीय उत्तक एरियोलर टिश्यू कहते हैं इसको, एरियोलर टिश्यू कहते हैं, एरियोलर टिश्यू कहते हैं। वसा उत्तक से ऊर्जा मिलता है। वसा उत्तक से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। उपकला उत्तक बाह्य उत्तक है, पेशिया उत्तक से मांसपेशियां बनती है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है, उत्तकों की मरम्मत करता है, सब काम करता है एरियोलर टिश्यू। जब ये कहता है यह अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है, जहां जहां अवकाश रहता है उसको भर देता है, यह काम एरियोलर टिश्यू के द्वारा किया जाता है। एरियोलर टिश्यू के द्वारा किया जाता है। हमारा शरीर 50% अप्रॉक्स संयोजी उत्तक से बना हुआ है। हमारा शरीर 50% अप्रॉक्स संयोजी उत्तक से बना हुआ है। एथिल अल्कोहल के जल में बने 2 m विलियन 1000 मिली में एथिल अल्कोहल इतनी मात्रा कितनी होगी? बता कितना होगा? क्वेश्चन कर रहा है एथिल अल्कोहल जल में बने 2 m विलियन के 1000 मिली में ml में 1000 ml होगा। यहां 1000 ml में एथिल अल्कोहल की इतनी मात्रा, तो C2H5 की कितनी मात्रा होगी? कैसे बनेगा बता?
जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। जल्दी बताओ C2H5 OH है, इसका द्रव्यमान निकालो। इसका द्रव्यमान हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 5 अब प्लस 16 प्लस 1, देखो तो कितना आता है 12 दूनी 24, 1 गुना 5 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 24 5 29, 31 10 40 6 46। देख लो कहता है एथिल अल्कोहल के जल में बने 2m विलियन यानी द्रव्यमान का दुगुना विलियन में 1000 ml एथिल अल्कोहल में कितनी मात्रा होगी। तो भैया एथिल अल्कोहल का कुल द्रव्यमान 46 है, अब 2m निकालना, 46 गुना 2 हो गया 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 दैट इज 92 ग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कर रहा है एथिल अल्कोहल के जल में 2m है, तो 2m यानी द्रव्यमान का दुगुना है, तो कह रहा है C2H5OH में कितनी मात्रा होगी। तो भैया इसकी मात्रा निकाल दिए, 46 गुना 2 कर दिए तो 92 हो गया। अच्छा बताओ सिंपल सा क्वेश्चन जाते जाते, पीने वाला अल्कोहल, कल दोस्त मेरे तैयार रहना, पीने वाला अल्कोहल कौन है, एक है CH3OH और दूसरा है C2H5OH, बता आंसर क्या होगा। पीने वाला अल्कोहल कौन है, CH3OH या C2H5OH। न्यूमेरिकल के लिए टेंशन नहीं लेना, हर टाइप का न्यूमेरिकल हम आपको एग्जाम से पहले करवाएंगे एकदम। लेकिन आप कितने लोग न्यूमेरिकल के लिए तैयार हैं, एक बार जल्दी से 8 टाइप करो। न्यूमेरिकल का टेंशन जरा सा भी नहीं लेना। पीने वाला